हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 11 अक्टूबर और आज हम लोग 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारतीय वायु दिवस सेना दिवस कब मनाया जाता है। मतलब हमारा भारतीय सेना दिवस, अभी आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि जो हमारा जो है इंडियन एयरफोर्स डे वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। किस उपलक्ष्य में कि जो हमारी इंडियन नेवी है इसको जो है 90 ईयर्स पूरे हो गए हैं, पूरे 90 साल पूरे हो गए हैं इंडियन नेवी को हमारे। तो इसी के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और ये देख सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो 8 अक्टूबर 1932 में इसको औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों ने जो है स्थापित किया था इस एयरफोर्स को। लेकिन उसके बाद 1950 में यानी कि 1950 में हमने आजादी के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स नाम दिया। 1932 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये जो है ना रॉयल एयरफोर्स कहलाती थी। रॉयल मतलब आप लोग जानते हैं अंग्रेजों का जमाना था तो उन्होंने रॉयल एयरफोर्स इसको नाम दिया था। लेकिन जब 1950 में हमने इसका जो नाम है इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया और 8 अक्टूबर को हर दिवस ये मनाया जाता है। और जिसके लिए किंग्स जॉर्ज फोर्थ ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स करना जाता, वही देखिए मैंने कहा ना इसको रॉयल कहते थे, रॉयल एयरफोर्स कहते थे। और हिंडन में जो है इस दिन पुरुष और महिला पायलट की एक परेड होती है और इस समारोह में वायुसेना प्रमुख सैन्य कर्मियों को पदक से सम्मानित करते हैं। मतलब कि जिन्होंने भी वायुसेना के उस उपलक्ष्य में अपना जो अच्छा योगदान दिया होता है उनको। और इस बार का जो है ये चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली है। द्रौपदी मुर्मू जी ही क्यों शामिल हो रही हैं, क्योंकि जो तीनों सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, आप लोग जानते ही हैं। तो इसके जो एक तो जल और थल और वायु सेना तीनों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है तो इसी ने उन्होंने जो है शामिल किया। और हमारे रक्षा मंत्री ये कौन है, राजनाथ सिंह, तो इन्होंने भी जो है ना इस परेड में शामिल हुए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में 7 सितंबर को हमने क्या बनाया, तो विश्व कपास दिवस। आप लोग जानते ही हैं रुई के रिलेटेड, जो हम रुई की खेती करते हैं उसे कपास कहते हैं, तो उसकी खेती के लिए कपास दिवस 7 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो 9 अक्टूबर को हम जो है ये जो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे यानी कि जो डाक दिवस होता है, पोस्ट ऑफिस की वैल्यू बताने के लिए जो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि जो 10 अक्टूबर है उसको जो है राष्ट्रीय यानी हमारा जो भारत में 10 अक्टूबर को पोस्ट डे मनाया जाता है। विश्व पोस्ट डे यानी कि वर्ल्ड तौर पे कब मनाया जाएगा, 9 अक्टूबर, उसके एक दिन बाद ही यानी कि 10 अक्टूबर को इंडिया अपना जो है पोस्ट डे मनाती है। 5 अक्टूबर को तो देखो 5 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया है, जबकि 5 सितंबर को तो जो है शिक्षक दिवस राष्ट्रीय तौर पे मनाते हैं हम। लेकिन जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता में धर्मांतरण करने वाले दलितों को एससी दर्जे का लाभ मिलेगा या नहीं। मतलब कि इसका ये मतलब है कि अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार है उन्होंने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी जो लोग एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो क्या है, जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कोई अपनी मर्जी से कोई पंजाबी या कोई हिंदू या कुछ भी बन जाता है, तो उसके बाद ये कहा क्या है कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर ले तब भी उन्हें एससी कैटेगरी की फैसिलिटीज जो मिलती हैं जैसे नौकरी में आरक्षण ये सब लाभ तो इनको मिलेगा नहीं। तो इनके जो मुख्य अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष कर बनाए गए, ये केजी बालकृष्णन बनाए गए हैं। कौन, केजी बालकृष्णन को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये केजी बालकृष्णन कौन है, तो ये हमारे जस्टिस है, पूर्व मतलब कि न्यायाधीश रह चुके हैं इंडिया के केजी बालकृष्णन, तो इन्हें जो है बनाया गया है। बात आई है एससी एसटी कैटेगरी की, तो आप लोग जानते हैं संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों का ही वर्णन किया गया है और इनके लिए संशोधन क्या है, तो 73 और 74 ये संशोधन किसके लिए दिए गए हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। इजी है, देखो 5 6 73 74 लगातार काउंटिंग है, 5 6 73 74, 5 6 में उनका वर्णन है और 73 74 में उनके लिए संशोधन किए गए हैं। और अनुसूचित जातियों के लिए जो ये भाग कौन सा है, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो भाग है
हमारे जो है आप लोग जानते हैं 22 भाग है, तो इसमें से जो ये 10वां भाग है ये जो है ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो दिनेश कुमार खारा ये कौन है, तो ये एसबीआई के जो है ये सीईओ या फिर अध्यक्ष है एसबीआई के, ठीक है। राजीव कुमार, तो ये हमारा जो चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, ये राजीव कुमार है। और अजय भादु, तो ये अजय भादु अभी हाल ही में बस 2-4 दिन हुए मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया था। जो अजय भादु है ये जो है एक आईएएस ऑफिसर थे, अब ये क्या बन गए हैं, ये हमारे उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। आप लोग सभी जानते हैं जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसमें तो एक जो मुख्य चुनाव होता है और जो 2 होते हैं वो अन्य होते हैं, तो उसमें से ये जो एक उपचुनाव आयुक्त बने हैं अब ये अजय भादु बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महान नाटी लोक नृत्य जो खबरों में था ये किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि ये जो महान नाटी लोक नृत्य है ये एक नृत्य है, तो ये फोक डांस है, कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य कहा जाता है नाटी डांस, ये लोग देख सकते हो आप हिमाचल के लोग हैं, इनके ड्रेसअप से पता चल रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पर है। और नाटी नए साल के जश्न मनाने की जो हम अलग अलग न्यू ईयर होते हैं ना, जैसे अंग्रेजी न्यू ईयर जो बाहर के देशों का उन्होंने 1 जनवरी से शुरुआत की, हिंदू न्यू ईयर जो है वो इसमें आता है ये मार्च में मनाते हैं हम हिंदू न्यू ईयर। ऐसे ही जो हिमाचल प्रदेश है ये अपना जो जश्न है ये नाटी डांस के जरिए मनाते हैं न्यू ईयर का उत्सव, ठीक है। और ये लोग जानते हैं इस दिन खुशी आती है, और कुल्लू नाटी, किन्नौरी नाटी और गद्दी नाटी, शिमला नाटी ये सारे भी इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। किन्नौरी नाटी जो किन्नर वगैरह डांस होते हैं तो ये मतलब होता है, तो ये नाटी डांस हिमाचल का ही है। बात आई है हिमाचल प्रदेश की तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आप लोग जानती है शिमला, और जो जयराम ठाकुर जी है यहाँ के जो अभी कौन है, जयराम ठाकुर, ये यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो द ग्रेट हिमालयन पीक पूछा जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। देखो हा से हिमालय और हा से ही हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया है, जो लोग मेरी डेली की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जो सेम वर्ड या सेम साउंड हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं तो वह जरूर शेयर करती हूँ। तो देखो आप जब ग्रेट हिमालयन लिखोगे तो उसमें भी ही आता है, और हिमाचल प्रदेश में भी आप ही लगाते हो, तो ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में। और ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश बना था। और नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश की थी, जिसमें 50% तक का बसों का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश में ही विशालतम जिप्सम के भंडार जो है हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। और जब 1 जुलाई से पॉलिथीन बैन हुआ था उसमें भी जो है सबसे अच्छा राज्य काम करने वाला हिमाचल प्रदेश ही बना था। बात करें अगर गुजरात की तो इसकी जो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री कौन है, ये भूपेंद्र पटेल है। गुजरात में भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो अहमदाबाद में जो साबरमती नदी के किनारे बसा है इसमें अटल ब्रिज का निर्माण करवाया। देखो ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसका निर्माण जो है जो है उद्घाटन किया। और अभी गुजरात में क्या हुआ, तो अभी गुजरात में ही गांधीनगर में 36वें जो राष्ट्रीय खेल है इनका शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दोनों ही आए थे, और अमित शाह ने इसका एक शुभांकर दिया। शुभांकर यानी कि जो मतलब जो थीम होती है ना, जैसे कि किससे स्टार्ट होगी, तो वो सावज। अब सावज का मतलब क्या होता है, तो सावज का अर्थ होता है टाइगर, तो इसके लिए जो इन्होंने शुभंकर दिया सावज मतलब कि शेर, तो ये अमित शाह ने ही डिसाइड किया था, उन्होंने ही सुझाया था। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ये है अशोक सिंह गहलोत। राजधानी है इसकी जयपुर, जिसे पिंक सिटी से नाम से कहा जाता है। राजस्थान में आप लोग याद करोगे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, बहुत चर्चे में रही थी, ठीक है। और अनुप्रीति योजना ये कोचिंग सेंटर से रिलेटेड एक योजना है, ये भी इसी की है। और राजस्थान में ही पहली जो है डिजिटल अदालत, यानी कि डिजिटल जो न्याय करने के लिए अदालतों में पेंडिंग काम है उसके लिए पहली डिजिटल अदालत राजस्थान में बनी। पहली महिलाओं के लिए सहकारी नीतियां ये भी राजस्थान में ही बनी। और राजस्थान में राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की भी शुरुआत की गई। देखो आर से ही राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, आप लोग जानते हैं, और ये खुद अपनी राजधानी भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। अभी हाल ही में 1 MLA और 1 पेंशन योजना ये किसकी थी,
तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री की थी, यानी कि एक एमएलए को सिर्फ एक बार ये पेंशन दी जाएगी। अगर कोई एमएलए दोबारा चुना जाता है तो उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो एक बार वो बनता है उसी के उसकी पेंशन जाएगी। और अभी हाल ही में जो पंजाब है इसने सत्कर्ता आयोग यानी कि जो जितने भी भ्रष्टाचार ये सब होते हैं राज्य में उनकी निगरानी रखता है और अदर्स भी थोड़े छोटे मोटे काम करता है। तो पंजाब सरकार ने इसका जो विरोध किया, ये कहा कि ये जो है राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खामखा जो है इस पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं इसके रख रखाव के लिए, और इसका इतना कोई काम भी नहीं है। तो सतर्कता आयोग के लिए जो है पंजाब सरकार ने मना किया था। और पंजाब में ही जो देश का पहला सीबीजी प्लांट है, मतलब कि कंपोस्ट बायो गैस प्लांट, यानी कि संपीड़न गैस है ना, सीएनजी तो आपने सुना ही होगा। लेकिन भारत ने क्योंकि लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त होना है 2070 तक, तो उसके लिए जो है पहला सीबीजी जो प्लांट है वो पंजाब में ही लगाया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक सेवाओं में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए सेवा भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि सामाजिक सेवाओं से आप रिलेट कर सकते हो, जानते ही होगी समाज सेवा करते हैं जो लोग, समाज के लिए अपना योगदान देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उसके लिए सेवा भारती पुरस्कार से अभी रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी आप लोग जानते ही है, टाटा ग्रुप्स के जो है ये बिलोंग करते हैं। और रतन टाटा जी वैसे भी जो है ना दान वगैरह में आगे रहते ही हैं। लॉकडाउन के समय में भी इन्होंने जो है काफी जो हेल्प की थी लोगों की। तो आरएसएस एफिलिएट ने इन्हें सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। बात आई है टाटा ग्रुप्स की, तो टाटा ग्रुप्स की जो स्थापना थी ये कब हुई थी? तो ये 1867 में किसने की थी? तो ये जमशेद जी टाटा द्वारा 1857 में टाटा ग्रुप्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, और टाटा ने जो है 18,000 करोड़ में हमारी जो इंडिया की जो सबसे टॉप की एयरलाइन है, कौन सी है? एयर इंडिया, इसको 18,000 करोड़ में जो है खरीदा हुआ है। ठीक है, और अभी जो नई संसद भवन का निर्माण का जो जिम्मा है ये भी टाटा सन्स को ही सौंपा गया है। और बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अंबानी ग्रुप, अभी हाल ही में आप लोग जानते ही हैं मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने ही मिलकर जो ये दिल्ली है यहाँ पर जो है क्या लॉन्च किया है? 5G सेवाएं, भारत की पहली 5G सेवाएं दिल्ली में जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है, अपना प्लांट लगा दिया है। गौतम अडानी, तो ये भारत के तीसरे, पूरी दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के नंबर 1 अमीर है और पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। फर्स्ट नंबर पे अमीर कौन है पूरी दुनिया में? तो ये एलन मस्क, ये रहे फर्स्ट नंबर पे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। दूसरे पे जेफ बेजोस जो अमेजोन कंपनी के मालिक है, और गौतम अडानी तीसरे नंबर के जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के साथ किस कंपनी के सहयोग से 700 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण नामक एक पहल शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। तो देखो ये जो नेस्कॉम है और ये अमेरिकन एक्सप्रेस, ये दोनों ही जो है अमेरिका की ही कंपनी है, और इन लोगों ने भी क्या दायित्व निभाया है कि जो 700 महिलाएं होंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब कि जो उद्योग वगैरह, बिजनेस वगैरह या फिर किसी भी चीज में महिलाओं को आगे करने के लिए, तो ये एक उन्होंने पहल शुरू की है अमेरिकन एक्सप्रेस। और ये नेस्कॉम भी अमेरिकन एक्सप्रेस की है। देख सकते हो आप, अमेरिकन एक्सप्रेस टाइज अप विद नेस्कॉम टू एम्पावर वुमेन डिजिटल स्किल्स को। ठीक है, और वैश्विक भुगतान कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो इसी ने जो है किया है। इसके अंतर्गत 700 महिला स्नातक मतलब कि जो 12th वगैरह करे जाते हैं ना, जो ग्रेजुएशन, मशीन लर्निंग, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम मेधा जैसी तकनीकी जो है इनको सिखाई जाएंगी। इनके हुनर को जो है एक तरह के स्किल डेवलपमेंट का ये कोर्स है। अदर ऑप्शन से अगर डिस्कस करें तो ट्विटर किसकी कंपनी है? तो देखो ट्विटर के जो ये भारत में सीईओ है ट्विटर के, ये पराग अग्रवाल है। ठीक है, पराग अग्रवाल ये भारत में ट्विटर के सीईओ है। और ट्विटर जो है अभी एलन मस्क ने, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की अभी हमने बात की, एलन मस्क ने ट्विटर को जो है ना 44,000 करोड़ में खरीदने की बात की थी, लेकिन क्योंकि ट्विटर में कुछ जो है ये अपनी जो है प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये डील इन्होंने कैंसिल कर दी थी ट्विटर के लिए।
और ट्विटर ने जो है एक अनमेंशनिंग जो है ऑप्शन भी लॉन्च किया था। अनमेंशनिंग यानी कि जो ट्विटर अकाउंट या फिर जो आप जो है चीजें नहीं देखना चाहते तो ट्विटर ने उसके लिए अनमेंशनिंग मतलब कि उसको मेंशन नहीं करना ये ऑप्शन लगाया था। फेसबुक आप लोग जानते ही हैं, फेसबुक जो है ये कंपनी है और फेसबुक में भी जो है अभी हाल ही में इसके साथ ये भी इसने भी जो है भारत के लिए कई जो है लॉन्च किए थे। एक थोड़े दिन पहले एक योजना आई थी बुक 2.0 करके, तो इसने भी जो है ना ये योजना चलाई थी, मतलब कि जो मतलब स्किल बढ़ाने के लिए या फिर जो है लोग होते हैं उनको जो है स्किल्स करने के लिए, तो ये इन्होंने ही चलाई थी। और व्हाट्सअप ने भी जो है अभी नए मेंशन जो है अपने लॉन्च किया है और व्हाट्सअप ने भी अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं अभी बहुत सारी ये भी लॉन्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पचरंग चोला पहाड़ सखीरी पुस्तक के लिए किसे 32वां बिहारी सम्मान दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा। ये पचरंग होला पहाड़ी सखीरी ये तो इनकी कृति है, यानी कि इस रचना के लिए ये बुक है एक, इस बुक के लिए 32वां बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। ठीक है, और ये एक लेखक है ये डॉक्टर माधव हाड़ा, ये इनकी जो है बुक है पचरंग चोला पहाड़ सखीरी, इसके लिए इनको दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी सम्मान जो है प्रोवाइड कराया जाता है और इस बार इसका 32वां एडिशन था। और इसमें जो है ना ये उनकी जो बुक थी 2015 में आई थी। और ये जो बिहारी सम्मान है ना 10 साल के अंतर्गत जो आप अच्छी कोई बुक बना दोगे, 10 साल के अंदर आपने कोई भी ऐसी बुक बनाई है तब ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि इसकी टाइम लिमिट 10 साल है। तो इनकी 2015 में आई थी तो उसके ये बुक इन्होंने अच्छी लिखी है तो इसके लिए इनको दे दिया गया बिहारी सम्मान। और ये जो है के बिरला फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करता है। और एक जो होता है सरस्वती सम्मान आपने सुना ही होगा, है ना, और एक होता है व्यास सम्मान। ये दोनों ही सम्मान भी जो है ये इसके द्वारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तीन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ये बिहारी सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन से प्रोवाइड करता है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो रामदरस मिश्र, ये क्या है? अभी इनको हाल ही में 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी एक रचना है मैं तो यही हूँ, ये एक बुक है मैं तो यही हूँ के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। दामोदर माउजे, तो इनको जो है जो 2022 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रोवाइड कराया गया है दामोदर माउजी को। असगर वजाहत, तो इस साल का जो है व्यास सम्मान ये असगर वजाहत जी को दिया गया है। ठीक है, असगर वजाहत में भी आप लोग देखते हो सा और व्यास में भी सा सिमिलर साउंड है, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फोन पर हेलो बोलने के बजाय वंदे मातरम कहने को कहा? यानी कि आप लोग नॉर्मली जो हम कॉल उठाते हैं तो हेलो बोलते हैं, लेकिन जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि आप लोग जो है ना अभी जो गांधी जी का अवसर आया था काफी चीजें प्रोवाइड करी गई, तो यही जो है इसके चलते इन्होंने कहा कि फोन पर हेलो ना बोलकर वंदे मातरम बोला जाए, तो ये सरकार ने फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार के जो राजधानी है मुंबई है, इसके जो है एक नाथ शिंदे अब जो है इनकी सरकार है ना, तो यही इन्होंने कहा है कि कर्मचारी ये बोलेंगे कि हेलो। ठीक है, तो इस वजह से जो है 1 अक्टूबर से ये लागू किया जाएगा कि हेलो की जगह हम वंदे मातरम बोलेंगे। एक नाथ शिंदे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे अब यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो महाराष्ट्र में अभी मुंबई में ही, जो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर पहली ई डबल डेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक डबल डेकर बस, आप लोग जानते हैं मुंबई में बहुत बसें चलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बस जो है डबल डेकर ये महाराष्ट्र में ही लॉन्च की गई। और अभी जो है महाराष्ट्र में ही जो है एक रंग उत्सव मनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में एक रंग उत्सव मनाया गया। और मुंबई में अभी हाल ही में बस मैंने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन कराया है कि जो एक खादी फेस्टिवल है, खादी से रिलेटेड जागरूकता के लिए खादी फेस्टिवल, ये भी जो है मुंबई में ही मनाया गया। और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो ये राजधानी है
ये हो जाएगी उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है, ये पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड में आप लोग ये रिलेट कर सकते हो कि 500 यहाँ पर गंगा नदी बहती है। हमारे जो चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, बैद्यनाथ, ये सब जो आते हैं ये उत्तराखंड में ही आते हैं। तो इन्होंने फैसला लिया कि जो 500 मीटर के दायरे तक, गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे तक कोई भी जो नॉनवेज या चिकन की या फिर कोई ऐसे व्यापारिक गतिविधियां नॉनवेज से रिलेटेड नहीं की जाएगी। और अपने हर स्कूलों में सबसे पहले योग, यानी कि योगा आपने सुना होगा, तो योग को मान्यता प्रोवाइड, मतलब हर स्कूल में योगा होगी ही, ऐसा करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में अभी हाल ही में एक स्वर्णगिरी योजना आई थी। ये यहाँ के बुनकरों के लिए थी, जो बुनकर होते हैं, हाथ से काम करते हैं, उनके लिए स्वर्णगिरी योजना ये असम सरकार द्वारा ही चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी है लखनऊ और इसके मुख्यमंत्री है ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अभी लखनऊ में ही ना जो पहला नाइट सफारी पार्क है, इसकी स्थापना की गई। और आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ट्विन टावर जो था, भ्रष्टाचार की मूर्त, जो ट्विन टावर, टीटी टावर जिसे कहते हैं, इसको जो है गिरा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही जो एक जेवर एयरपोर्ट है, यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है। सक्षम पोर्टल, परिवार कार्ड योजना, ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश की है। और वाटर कंजर्वेशन में भी, यानी कि अभी अप्रैल में ही मोदी जी ने एक चलाया था मिशन कि जो है हर जिले में जो है 75 तालाब होंगे, उसे सरोवर, अमृत सरोवर योजना नाम दिया गया था। तो उसमें भी जो है उत्कृष्ट, यानी टॉप पर वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश जो है ONOP, यानी कि वन नेशन वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला पहला राज्य बना। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, तो ये कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। ONDC या फिर ONDP, वन नेशन और वन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति है पॉल हेनरी और सैंडाओगे दामिबा को अफ्रीकी देश में सैन्य पुलिस द्वारा हटा दिया गया अपने पद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, यानी कि अभी हाल ही में एक अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के ये पॉल हेनरी एक जो है राष्ट्रपति है, इनको जो है सैन्य पुलिस ने हटा दिया। और अब यहाँ पर सेना का ही जो है शासन स्थापित हो गया है, यानी कि सेना ने ही अपने यहाँ पर शासन स्थापित किया गया है। और ये जो है राष्ट्रपति, इनको हटाया गया। और ये अफ्रीका महाद्वीप में बुर्किना फासो, यहाँ पर जो है उथल पुथल दोबारा मच गई। और यहाँ पर जो तख्ता पलट करके सेना ने अपना शासन कर लिया है। और अब बात आई है अफ्रीका की, तो हम अफ्रीका के कुछ जो है ना जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहले मैं बता दूं कि अब जो इसके जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बन गए हैं। कौन से? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। तो चलिए मैं इसको मैप को जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये है अफ्रीका का मैप। और ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है ये है कर्क रेखा, और ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों ही जो रेखाएं हैं इस महाद्वीप को काट कर जाती है, ठीक है। और अब मैं इसको इसमें दिखा रही हूँ कि ये जो यहाँ से जो है प्राइम मेडिटेरियन ये जो आती है लाइन, ये आप लोग देख सकते हो, इसका नाम भी लिखा हुआ है प्राइम मेडिटेरियन, मतलब कि ये जो है यहाँ से ये जो यहाँ स्पेन का और यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और ये जो है अल्जीरिया, इन सब से होती हुई ना ये आती है ये प्राइम मेडिटेरियन। और ये जहाँ पर भूमध्य रेखा से मिलती है, ये देखो ये भूमध्य रेखा है ना, यहाँ से भूमध्य रेखा आ रही है, यहाँ से प्राइम मेडिटेरियन। तो ये जो पार्ट है इसी को जो है गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है। ये लिखा भी है गल्फ ऑफ गिनी, इसको गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है। और ये जो टोगो है, टोगो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और ये कॉन्गो के इधर ये जो गैबोन है, गैबोन और टोगो, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि अभी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था 1-2 महीने पहले की बात है कि ये जो टोगो और ये जो गैबोन है ये जो है राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनमें शामिल हो गए हैं।
ठीक है। और ये 2 देशों के शामिल होने से अब इनकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 56 यानी 56 हो गई है। तो ये जो प्राइम मेडिटेरियन रेखा है, जब भूमध्य रेखा से जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। और ये कहाँ से आती है, तो ये देखो, ये ट्यूनेशिया, मॉस्को, अल्जीरिया, ये जो देश है ना, और माली, बेनी, और ये टोगो, ये सब, इन सब जो को है ना, ये इधर आ जाता है घाना, इन सबको राज्यों को पार करती हुई ये जाती है, ठीक है। और तो बस इतना ही इसके साथ डिस्कस करना था। और मतलब महाद्वीप, और इसकी जो है ना, ये 4 जो है, इसकी जो है ये कंट्रीज कहलाती हैं। जो हॉर्नबिल आपने कंट्री सुना होगा, है ना, तो ये जो है सो इथोपिया, है ना, और ये डिजिबुटी, ये यहाँ पर जो इसकी 4 कंट्री होकर जाती हैं, ये जो सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, डिजिटरी और इरिट्रिया, ये 4 कंट्रीज आप देख सकते हो, इरिट्रिया और डेजिबोटा और ये इथोपिया और ये सोमालिया। तो ये जो है ना 4, इसकी हॉर्न कंट्रीज कहा जाती है। हॉर्न कंट्रीज क्यों, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ के समुद्र से कोई भी अगर दूसरे देश का जहाज जाता है तो ये इन्हें लूट लेते हैं, एक तरह के चोट्टे इन्हें कह सकते हैं। तो ये 4 कंट्रीज हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाते हैं, इरिट्रिया, डेजिबॉन, इथोपिया और सोमालिया। तो इस क्वेश्चन से इतना ही डिस्कशन काफी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर फैक्ट्स हैं क्या इसके? हाँ, अभी मैंने आपको ये सोमालिया आपको बता ही दिया है ना। सोमालिया ये भी जो है एक हॉर्न ऑफ कंट्रीज। बात करें कनाडा की, तो ये उत्तरी अमेरिका का देश है। और कनाडा में जो है ना सबसे पुराना पानी जो है, ये दुनिया का सबसे पुराना पानी अभी हाल ही में कनाडा में खोजा गया। और कनाडा से आप ये रिलेट कर सकते हो, देखो हर सिगरेट के पैकेट पे तो लिखा ही रहता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश ये कनाडा बना था। कनाडा में ही पहला जो गीता पार्क है हमारा भारत के बाहर, ये स्थापित किया गया। और आप लोग जानते हो AR रहमान, जो एक बहुत ही फेमस गायक है, इनके नाम पर कनाडा में एक सड़क का निर्माण भी किया गया। केन्या, ये भी जो है अफ्रीकी देश है। केन्या में अभी हाल ही में विलियम रूटो यहाँ के जो है, ये विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं केन्या के, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मल्टीटास्किंग एवरीथिंग ऐप लॉन्च की, यानी कि एक मल्टीटास्किंग एवरीथिंग ऐप है, ये किसकी है? तो आप लोग जानते हो मल्टीटास्किंग यानी कि हम जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। अभी हमने बात की एलन मस्क की, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और ये अमेरिका के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने ही एवरीथिंग ऐप क्यों लॉन्च की है? तो देखो एवरीथिंग में जैसे कि हम जो है, हमें कैसे चैट करनी हो, जैसे कि जो व्हाट्सएप के तौर पे, ठीक है, चैट करनी हो, और हमें शॉपिंग करनी हो, ठीक है, फूड ऑर्डर करना हो जैसे स्विगी से करते हैं, और कोई भी वीडियो कॉल करनी हो, और शॉपिंग, खाना ऑर्डर, और जितने भी सारी चीजें जो हमें मतलब है इस एवरीथिंग ऐप में, सारी जो हमें फैसिलिटीज है ना, जो हम अलग अलग ऐप से करते हैं, वो एक ही ऐप में हमें प्रोवाइड हो जाएगी। चैटिंग, वीडियो कॉल, किसी को कॉल मिलाना, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ये सब हमें एवरीथिंग ऐप में मिल जाएगा। और ये किसकी कंपनी है? तो ये रही, ये एलन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, ये इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला और स्पेसएक्स भी इन्हीं की कंपनी है, एलन मस्क की। और जेफ बेजोस, तो ये अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, है ना, मतलब फाउंडर है अमेज़न के। और ये जेफ बेजोस जो है दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया के। पराग अग्रवाल, ये जो है ट्विटर के CEO हैं। और बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो है फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? ये बिल गेट्स हैं। और बिल गेट्स को ही पीछे छोड़कर ये गौतम अडानी जी है तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी आप लोग जानते हैं मैं रोज आपको नोबेल पुरस्कार करा रही हूँ जैसे मिलते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों है ना, ये मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और एल्स बियाल्स्की, इन तीनों को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार का। और मेमोरियल ये एक जो है रूस का एक संस्था है, सेंटर फॉर लिबर्टीज ये भी एक संस्था है, एलएस बियाल्स्की ये एक पर्सन है जिनको दिया गया है। तो 3 को दिया गया है,
एक तो ये पर्सन है एलिस बियाल्स्की, ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। और ये जो है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेमोरियल, ये भी संस्था है, ये रूस की है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था है, जिसे जो है ये जो नोबेल पुरस्कार है प्रोवाइड कराए गए हैं। नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में ही हुई। तो देखो एन से ही नोबेल और एन से ही आप 9 लिखोगे, है ना। 1900 में भी ना, नोबेल में भी ना ही बोलते हो, ऐसे रिलेट करने को कहा था। और कौन थे इन्होंने, ये किसके नाम पर, तो अल्फ्रेडो नोबेल, अल्फ्रेडो नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार जो है रखे गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है डायनामाइट, आप लोगों ने सुना ही होगा, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेडो ने की। अल्फ्रेडो में भी डी और डायनामाइट में भी डी रिलेट कर सकते हो। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे हम जो है बस माइंड से स्किप नहीं होता है। आप लोगों को पता है, अगर आप कोई भी चीज रिलेट करके पढ़ोगे तो वो रिलेट हो ही जाती है और बाद में आपको याद आ ही जाता है, इसलिए मैं ऐसी ट्रिक्स जो है थोड़ी शेयर करती हूँ। तो अल्फ्रेडो नोबेल के नाम से इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई, ठीक है। और 3 संस्थाओं को दिए गए ये पुरस्कार, ठीक है। तो ये 3 पुरस्कार दिए गए। और इससे पहले साहित्य में एनी एनेक्सी, जो फ्रांस की लेखिका है, उनको दिया गया। और उसके बाद जो है सबसे पहले मेडिकल में स्वांतो पाबो को दिया गया, जो एक स्वीडन के ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद चिकित्सा का दिया गया, ये दिया गया 3 व्यक्तियों को, एलन, और उसके बाद जॉन, और उसके बाद एंटनी, है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो ये एलन, जॉन, एंटनी, इनको चिकित्सा का मिला। रसायन का मॉर्टन, और उसके बाद आर से एक व्यक्ति थे, और उसके बाद के, क्योंकि इनके नाम बहुत लंबे होते हैं तो आपको जस्ट रिलेट कर, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एलन, जॉन, एंटनी, मॉर्टन, आर, के, इनको तो जो है रसायन के क्षेत्र में मिला, और साहित्य में फ्रांस की लेखिका को, और अभी जो शांति में देखो इन तीनों को जो है मिल गया है। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब के लिए होते हैं। और जो मैं करंट अफेयर्स कराती हूँ ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, जिसे हम जो इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। भारत की जो प्रस्तावना है, जब भी देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि हम लोकतंत्र के आदर्श या न्याय की बात हो, सम्मान या प्रतिष्ठा की बात कहे, तो ये सब हम अपने प्रियम्बल, प्रस्तावना से ही लेते हैं। तो प्रस्तावना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 3 में क्या है? तो आप लोग सब जानते हो, भाग 3 में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जिन्हें आप कहते हो, भाग 3 में उनका वर्णन है। भाग 4 में डीपीएसपी जिसे कहते हो, यानी कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, वो हमारे भाग 4 में है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में हमें जो भारत की नागरिकता मिली गई है, सिटीजनशिप जो है, भारत में हम जो नागरिक है, ये इसका प्रावधान भाग 2 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा किसकी संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? यानी कि हमने जो कानून के शासन की प्रणाली ली, ये किस देश से ली, या फिर विधि का कानून। देखो एग्जामिनर जो है लैंग्वेज चेंज करके बता देता है। आप लोग सब जानते हैं संसद या फिर एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तो कानून का शासन, संसद क्या है? कानून ही तो बताता है। तो बस एग्जाम को जो है ये क्वेश्चंस को घुमा दिया है, बाकी इसका राइट आंसर ब्रिटेन ही है। इससे हमने संसद ली, या विधि का शासन लिया, या कानून के शासन, ये एक ही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना भी जो पढ़ा। और मौलिक अधिकार, महाअभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना, और भारत में एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होगा, ये हमने अमेरिका से लिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना तो हमने अमेरिका से ली, लेकिन ये प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे इसमें कहा गया है ना, हम भारत के लोग, तो ये जो लैंग्वेज है इसकी प्रियम्बल की भाषा, तो ये हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से ली है। किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग देख भी सकते हो। तो प्रस्तावना की जो हमने भाषा यानी कि कैसे हम इसको बनाएंगे, भारत के हम लोग, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया था। और बात करें अगर जर्मनी की, तो हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं, इसका प्रावधान हमने जर्मनी से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वफादार मोहम्मद,
ठीक है, निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था, यानी कि एक न्यूज़पेपर था, द लॉयल मॉमडन्स ऑफ इंडिया। तो इसके जो है मतलब क्रिएटर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ये सैयद अहमद खान थे जिन्होंने भारत के वफादार मोहम्मद या मुस्लिम्स या द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियन ये एक न्यूज़पेपर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर का क्या अर्थ होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, देखो जहां का मतलब तो विश्व है ना, गिर मतलब जिसने विजय प्राप्त की हो, तो ये विश्व विजय प्राप्त यानी कि जो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट जिसने विश्व को जीता हो, विश्व विजेता, इसका राइट आंसर है विश्व विजेता जहांगीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस में लड़ाई हुई थी, मतलब इनके जो युद्ध है इसको किस नाम से जाना जाता है। लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाइडेस पीस का ये जो युद्ध है इसी को जो है हाइडेस पीस के युद्ध को अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई के लिए जो है कहा जाता है। और ये जो तराइन का युद्ध है तो ये जो है दो पार्ट्स में हुआ था, आप लोग जानते हो। एक तो हुआ था 1191 में जिसमें जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1192 में जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था और दिल्ली को जीत लिया था। किसके धोखे से, जयचंद ने धोखा दिया, इस वजह पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पानीपत की आप लोग लड़ाई जानते ही है, पहली जो ये लड़ाई थी बाबर के बीच हुई थी ना, और ये जो है पहली लड़ाई 1556 में, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में हुई थी है ना, तो ये जो है इसके बीच हुई थी। और झेलम, तो झेलम जो है ये यही है, ये हाइडेस पीस का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे ही हुआ था। क्यों, क्योंकि जो है ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट, झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है ये झेलम वहीं पर पड़ती है। झेलम नदी है, श्रीनगर जो है इसी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी नदी के किनारे ही हाइडेस पीस का युद्ध हुआ था। ये मैंने रिलेट करने के लिए ऑप्शन में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद का संस्कृत नाटक किसने लिखा था, यानी कि एक संस्कृत नाटक है नागानंद, इसके जो है रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। यानी कि जो हर्षवर्धन है इन्हीं का जो एक नाटक है नागानंद ये इन्होंने ही लिखा। और हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो ये बाण भट्ट थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन थे, बाण भट्ट, ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोग सभी जानते हैं, अंधेरी नगरी के जो लेखक है ये कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। चाणक्य, जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र का जो है निर्माण किया, यानी कि शासन की जो गतिविधियां है उससे रिलेटेड पुस्तक चाणक्य का अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा है ना। चरक, चरक कौन थे, तो ये जो चरक ने जो चरक संहिता है ये लिखी थी, और ये कनक के जो है दरबार कवि थे। किसके, कनक, इनके चरक जो है कनक के दरबार कवि थे, और इन्होंने जो है चरक ने चरक संहिता का मतलब बनाया था, चरक संहिता इन्होंने ही बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के किस युद्ध के बाद 1540 में हुमायूं को देश से बाहर निकाल दिया गया था। मतलब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, हमेशा यही पूछा जाता है कि हुमायूं को किस युद्ध के द्वारा, तो ये कन्नौज या बिलग्राम, ये मैंने जानबूझ के ही ऑप्शंस रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जिसके बाद जो है हुमायूं को देश से बाहर निकाल दिया गया था। किसके साथ, तो शेर शाह के साथ इसकी जब लड़ाई हुई थी उस समय जो है शेर शाह ने जो है हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के द्वारा बाहर निकाल दिया था देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। आप लोगों ने पढ़ाई होगा 1916 यानी कि 1960 में जो है ये जो बाल गंगाधर तिलक थे है ना, और कौन, एनी बेसेंट, नाम भी सुना होगा आपने, एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर जो है होम रूल लीग की जो है स्थापना भारत में 1916 में की थी। 1915 में जो है गांधी जी भारत वापस लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में जो प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। कब, 9 जनवरी को। गांधी जी जो है टोटल 21 साल जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे, 45 साल की उम्र में ये जो है वापस लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रवासी दिवस। और बात करें 1942
तो आप लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, 1942 में ही हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जानते हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सत्य पुस्तक यानी कि माई ट्रुथ आप लोगों ने सुना ही होगा। माई ट्रुथ पुस्तक तो ये किसकी है? ये इंदिरा गांधी जी की है। अब कंफ्यूज नहीं होना, तो देखो माई ट्रुथ मेरे सत्य तो इंदिरा गांधी की पुस्तक है, लेकिन सत्य के साथ मेरे परीक्षण या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी जी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी जी की पुस्तक है, और ओनली माई ट्रुथ ये गांधी जी की है, ओ इंदिरा गांधी जी की है। ठीक है, नेहरू जी की आप लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू जी की बुक है। किरण बेदी की कौन सी है? तो फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, तो ये किरण बेदी की जो है फेमस बुक है, क्योंकि ये फियरलेस थी, है ना, पहली जो है ये आईपीएस ऑफिसर बनी थी, तो फियरलेस गवर्नेंस इन्होंने जो है इसमें बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं नदी यानी कि रिवर जिनको कहते हैं हम, यही मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत, क्योंकि देखो जब ओशन होता है, महासागर में जो पानी होता है सबसे खारा होता है, फिर वो प्लेन वाटर सी में आता है ना, सी में आकर वो थोड़ा कम खारा होता है, फिर वो नदी में जब रूपांतरित होता है तो पीने लायक होता है। तभी तो हम नदियों का पानी भरते थे, पहले की जो सभ्यता वगैरह वाले थे नदी का पानी पीने का यूज करते थे। आरओ वाटर तो इतना होते नहीं थे ना, तो आजकल तो हम कर लेते हैं आरओ वाटर से, लेकिन जो पहले के जमाने में नदियों का ही जो पानी जो है पीते थे पहले के लोग, इसलिए मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत रिवर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये थे आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये जो है मैं सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेती हूँ, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं आपके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब की हो। सभी को ऑप्शंस के मैं अदर फैक्ट डिस्कस करके चलती हूँ, ताकि जो है रिवाइज हो सके हमें क्वेश्चंस, और मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालती हूँ, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।